गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आप लोगों के लिए यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर से टीचर या शिक्षक की वैकेंसी आई हुई है। आरपीएससी डबल एओ आईबीपीएस एएफओ जो कि आपके आने वाले महीनों में 1-2 महीने में एग्जाम है। टीजीटी पीजीटी जो 21-22 को होना था, लेकिन भैया अध्यक्षता महोदय के जो सुपौत्र हैं उनके मुंडन के कारण 10 लाख बच्चों का पेपर कैंसिल कर दिया गया। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक जो हमारी आने वाली कृषि की वैकेंसी है। चलिए शुरू करते हैं आज उद्यान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और इन सभी की थ्योरेटिकल तैयारी के लिए या फिर कहें एक एक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारी जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है विजन एग्री एकेडमी, हमारी वेबसाइट पे विजिट करके अपने पसंद का कोर्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास और आपकी ई बुक सारा कुछ इन एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजन एग्री एकेडमी पर। हमारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। ठीक है, तो बढ़िया से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए विजन एग्री एकेडमी के साथ। ठीक है, डेली सुबह 6 बजे आपका एक सेशन होगा उद्यान विज्ञान का। उद्यान विज्ञान कंप्लीट होते ही आप लोगों को अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएगी। दोपहर 12 बजे आपके लिए जो है सस्य विज्ञान की क्लास है। ठीक है, और शाम को 9 बजे, रात 9 बजे एंटोमोलॉजी की क्लास है। तो ये 3 क्लासेस आप लोगों के लिए एमसीक्यू वाली हमने फिक्स कर दी है। तो डेली आप लोग आ जाइए शाम को, दोपहर और सुबह से। तो भैया उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर की आज ये पहली क्लास होने वाली है। तो आप लोग बताएंगे बच्चों, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताओ। अरे भाई अभी हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो हॉर्टिकल्चर के बारे में जानना तो जरूरी है कि भाई उद्यान विज्ञान होता क्या है। बताओ जल्दी से, क्या होता है उद्यान विज्ञान, किस भाषा का शब्द है? तो भैया उद्यान विज्ञान हमने बताए थे कि जिस शब्द के अंत में कल्चर आ जाए वो किस भाषा के शब्द से लिया गया होता है? लैटिन भाषा के। तो भैया हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चर, है ना? हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस मीन्स होता है उद्यान फसलें, उद्यान फसलें, और कल्चर मीन्स होता है आपका खेती करना, है ना? क्या करना बच्चों? खेती करना, है ना? या कल्टीवेशन, या जो आपकी गार्डन क्रॉप है उनकी खेती करना क्या कहलाएगा बच्चों? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहलाएगा। गुड मॉर्निंग धीरज यादव जी। ठीक, तो भैया फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें, लिबर्टी हाइडे बेली, ये भी जानना जरूरी है कि भैया फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन कहलाता है? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक, लिबर्टी लिबर्टी हाइडे बेली। लिबर्टी हाइडे बेली को उद्यान विज्ञान का जनक या फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर में हम जो है उद्यान फसलों जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, फूल हो गए, आपके गार्डन हो गए, इन सब का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और बात करें भैया इंडियन फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर की बात करें
तो कौन है, जल्दी से लिख दो। फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है? तो भैया एच मैरी गोवड़ा, एच मैरी गोवड़ा को फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर हमारा कहा जाता है। तो भैया ये थी हमारी बेसिक बेसिक सी बातें हॉर्टिकल्चर शुरू करने से पहले, ठीक है। तो चलिए आपको शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बढ़िया से आंसर भी देना है आप लोगों को, है ना। और साथ में बच्चों, जो बच्चे बढ़िया से टेस्ट सीरीज करना चाह रहे हैं, देखो इतने सारे टेस्ट अवेलेबल करा देंगे कि आप प्रैक्टिस तो इतनी कर लो कि हर एक तरह के क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे, ठीक। तो आज का मोटिवेशनल कोट है सुबह से, अगर सूरज की तरह उगना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। यदि सूरज की तरह उगना है तो सूरज की तरह जगना पड़ेगा। बिना सरकारी नौकरी के कोई आपको नहीं पूछता। सूरज, सूरज क्या है आपके लिए? एक सरकारी नौकरी है, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो आपको डेली अच्छा अच्छा फल मिलेगा। अच्छा देखो, सरकारी नौकरी है, रिस्पेक्ट है और एक स्टेबिलिटी है, सारी चीजें है ना। तो अगर सूरज की तरह उगना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये आज का मोटिवेशनल कोट है बच्चों। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। भाई पहला क्वेश्चन है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट ऑन फ्रूट ट्री इज मिनिमाइज्ड बाय, फलों के पेड़ पर पाले का प्रतिकूल प्रभाव निम्न द्वारा कम किया जाता है। मल्चिंग द्वारा, पलवार द्वारा, इंटरक्रॉपिंग द्वारा, अंतःसस्यन द्वारा, इरिगेशन द्वारा, सिंचाई द्वारा, या क्लोज प्लांटिंग या सघन रोपण द्वारा। जल्दी से आंसर कर दो, ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा बच्चों यहां? तो देखो बच्चों, आपका पाला कब पड़ता है? जब ठंडी अधिक होती है। ठंडी अधिक मतलब ये कहें कि बादल हो और कोहरा हो, तो उस समय क्या पड़ता है बच्चों? पाला पड़ता है। और पाले से बचने के लिए हम क्या करते हैं? बताओ जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। पाले से बचने के लिए हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इरिगेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है इरिगेशन, सिंचाई। हम क्या करेंगे बच्चों? सिंचाई करेंगे पाले से या फ्रॉस्ट से बचने के लिए। मल्चिंग किस लिए की जाती है? नमी के संरक्षण के लिए। किस लिए बच्चों? पलवार किस लिए डालते हैं? नमी के संरक्षण के लिए, टू कंजर्व मॉइस्चर या मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं? पलवार या मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। इंटरक्रॉपिंग, अंतःसस्यन भी आपका किस लिए किया जाता है बच्चों? जो हमारे उपलब्ध संसाधन हैं, अवेलेबल रिसोर्स हैं, उनका सही से प्रयोग किया जा सके, या फिर कहें जो हमारे उपलब्ध या फिर कहें जितने मिनिमम संसाधन उन सभी का प्रयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाना या दो से अधिक फसलों को उगाना। क्लोज प्लांटिंग, सघन रोपण, जैसे आपने हाई डेंसिटी प्लांटिंग का नाम सुना होगा, HDP, है ना। तो क्लोज प्लांटिंग या सघन प्लांटिंग से क्या होगा कि अधिक से प्रति हेक्टेयर अधिक से अधिक पौधों को लगाना, है ना। तो आपका क्या कहलाएगा? ये सघन रोपण कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, क्लोनल सिलेक्शन इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसमें क्लोनल चयन एक सामान्य प्रथा है? मैंगो में, राइस में, बनाना केला में, या शुगर कैन या गन्ना में? जल्दी से आंसर लिख दो, ए, बी, सी या डी। क्या होगा बच्चों सही उत्तर? जल्दी से आंसर कीजिए। क्लोनल चयन किसमें यूज होता है? क्लोनल चयन किसमें प्रयोग किया जाता है?
तो बच्चों मैं आपको बता दूं, क्लोनल चयन का सीधा संबंध है टिश्यू कल्चर से, है ना। और जो प्लांट टिश्यू कल्चर से प्रोपागेट होगा, या प्रोपागेट मतलब प्रवर्धित होगा, जो पौधा टिश्यू कल्चर से प्रवर्धित होगा उसमें किसका यूज करेंगे बच्चों, हम क्लोनल चयन का। तो भाई टिश्यू कल्चर का यूज किस में होता है, तो टिश्यू कल्चर का यूज होता है बनाना में, केले में, है ना। तो टिश्यू कल्चर का यूज हम बनाना में करते हैं, तो यहां पर सही उत्तर भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, केला हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, है ना। और बाकी आपका आम में जो प्रोपगेशन करते हैं, प्रवर्धन करते हैं, उसमें बीनियर ग्राफ्टिंग, क्या करते हैं बच्चों, बीनियर ग्राफ्टिंग प्लस एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, इनका यूज किया जाता है ना। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग और बीनियर ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं मैंगो में, है ना। राइस में आपको पता ही है सीड द्वारा, बीज द्वारा, प्लस आपका ट्रांसप्लांटिंग यूज किया जाता है, वैसे तो बीज द्वारा, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग के करते हैं, है ना। गन्ने में जो आपका प्रोपेगेशन होता है सेट्स, जो आप गन्ने का जो तना यूज कर रहे हो, किसके लिए बच्चों, प्रवर्धन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, सेट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर इतना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न यहां पर बनाना राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भाई दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटीज हाइब्रिड, निम्नलिखित में से कौन सी आम की एक संकर किस्म है, बताओ जल्दी से। आम की संकर किस्म कौन सी है, दशहरी है, अल्फांसो है, आम्रपाली है, या नीलम है, जल्दी से लिखो कि भैया आम की जो है संकर किस्म कौन सी है, लिख दो जल्दी से आंसर। ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया दशहरी की बात, पहले तो भैया किस्मों की बात कर लें, तो भाई जो दशहरी है ये नॉर्थ इंडिया की फेमस किस्म है, उत्तर भारत की फेमस किस्म है। कौन सी आपकी, दशहरी। और इसमें क्या होता है, इस वैरायटी में फाइबर नहीं होता, मतलब ये फाइबर लेस वैरायटी है, मतलब रेशा रहित किस्म है आम की। कौन सी आपकी, दशहरी, है ना। अब देखो बच्चों, कोई लिख रहा है अल्फांसो, भैया आम्रपाली, वैसे आंसर तो आम्रपाली है, ये संकर किस्म है भैया आम्रपाली। अल्फांसो की बात करें तो ये पॉपुलर वैरायटी है इंडिया की, और ये कहां से है, रत्नागिरी महाराष्ट्र, याद रखना, रत्नागिरी महाराष्ट्र की किस्म है। कौन सी आपकी, अल्फांसो। यह एक रोग के लिए सस्केप्टिबल है, मतलब इसमें एक रोग है जो ज्यादा लगता है। कौन सा लगता है बच्चों, स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू आसानी से प्रभावित करता है बच्चों इसके लिए। कौन सी किस्म को, अल्फांसो किस्म को। आम की जो अल्फांसो किस्म है, इस पे कौन सा रोग ज्यादातर जो है, इसमें एक है कि बीच बीच में सड़ा हुआ सा आम देखने को मिलता है, स्पॉन्जी टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो किसमें देखने को मिलते हैं आपको, अल्फांसो में। और भैया बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी है अल्फांसो, क्या है, बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी है, याद रखना। प्लस बच्चों अल्फांसो कैनिंग पर्पज के लिए भी यूज की जाती है, कैनिंग या प्रोसेसिंग के लिए यूज या उपयुक्त है। कौन सी आपकी बच्चों, अल्फांसो। अब भैया इसमें हमें बताना था कि हाइब्रिड, तो हाइब्रिड तो है हमारी आम्रपाली। कौन सी है बच्चों, आम्रपाली, आम्रपाली।
आम्रपाली। आम्रपाली क्या है? ड्वार्फ वैरायटी है, बोनी किस्म है। ठीक है, आपसे कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, एचडीपी के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? तो वो है बच्चों आम्रपाली, है ना। तो आम्रपाली आम की बोनी किस्म है और यह है बच्चों दशहरी और नीलम का क्रॉस है। किसका है बच्चों? दशहरी, याद रखना किसका क्रॉस है? दशहरी और नीलम का क्रॉस है। दशहरी और नीलम का क्रॉस करके बनाई गई है कौन सी? आम्रपाली। और भैया ये किसने बनाई है? IARI ने डेवलप की है। IARI न्यू दिल्ली द्वारा डेवलप की गई है। कौन सी बच्चों? आम्रपाली किस्म। और बात करें बच्चों दशहरी की, तो भाई ये ड्वार्फ वैरायटी है। कैसी है बच्चों? ड्वार्फ वैरायटी है, या फिर कहे बच्चों बोनी किस्म है। आम की बोनी किस्म है। कौन सी? आपकी आम्रपाली। और किसके लिए जानी जाती है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग, HDP। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए आम की कौन सी किस्म उपयुक्त है? तो भैया वो है आपकी कौन सी? जो है आम्रपाली। और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? तो भैया ये किचन गार्डनिंग में यूज होता है। किचन गार्डन, किचन गार्डन में यूज की जा सकती है। कौन सी बच्चों? आम्रपाली। आपसे पूछ ले कि भैया आम्रपाली में डिस्टेंस कितना रखते हैं? तो 2.5 मीटर गुणा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर गुणा 2.5 मीटर की दूरी रखी जाती है आम्रपाली में। लगभग 1 हेक्टेयर में आम्रपाली के कितने? 1600 प्लांट आ जाते हैं आराम से। 1600 प्लांट प्रति हेक्टेयर आ जाते हैं, है ना। ये वैरायटी याद हो गई ना आपको कि भैया दशहरी उत्तर भारत की और फाइबरलेस है, आपके जो है रेशा रहे थे। दूसरा क्या है? अल्फांसो रत्नागिरी महाराष्ट्र की है, स्पॉन्जी टिश्यू के लिए सस्केप्टिबल है, मतलब आसानी से स्पॉन्जी टिश्यू से प्रभावित हो जाती है। बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी और बेस्ट कैनिंग वैरायटी है अल्फांसो। बात करें आम्रपाली की, यह दशहरी और नीलम का क्रॉस है, IARI न्यू दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। ड्वार्फ वैरायटी है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त है और किचन गार्डन के लिए उपयुक्त है। इसमें आपका जो है कम प्लांट डिस्टेंस, 2.5 से 2.5 गुना 2.5 मीटर जो है प्लांट डिस्टेंस रखते हैं और 1600 प्लांट प्रति हेक्टेयर हमारे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। देखो यहां पर कुछ वैरायटी भी आपको दे रखी है। आम्रपाली दशहरी और नीलम का है, नियमित फूल वाली है, रेगिस्तान, रेगिस्तानी किस्म, मतलब ये कहें कम पानी में भी उपयुक्त है। ठीक। मल्लिका नीलम और दशहरी का क्रॉस है, नियमित फूल आते हैं, मध्यम ऋतु की किस्म है। ठीक। बात करें रत्ना नीलम और अल्फांसो का क्रॉस। रत्ना किसका क्रॉस है बच्चों? नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है, नियमित फूल वाली किस्म है। सिंधु विश्व की पहली बीज रहित किस्म, सिंधु विश्व की पहली बीज रहित किस्म है। ठीक। किसका क्रॉस है भैया? रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस, रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। कौन सी? आपकी सिंधु विश्व में पहली बीज रहित किस्म है। ठीक। अंबिका की बात करें तो आम्रपाली और जनार्दन पसंद का क्रॉस है, देर से पकने वाली किस्म है। अरुणिका आम्रपाली वनराज का क्रॉस है। पूसा पीतांबर आम्रपाली और लाल सिंदूरी पीले रंग की किस्म है भैया, समान पैकेजिंग के लिए उपयुक्त है, आयताकार फल के आकार के कारण ये जो है फेमस है। ठीक। पूसा अरुणिमा आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है, नियमित फूल वाली किस्म है। पूसा लालिमा दशहरी और सेंसेशन का क्रॉस है, लाल रंग की
किस्म चमकीले लाल छिलके का रंग होता है। पूसा, प्रतिभा, आम्रपाली और सेंसेशन क्रॉस से नियमित फूल लाल छिलके का रंग होता है। इतना क्लियर है बच्चों आप लोगों के लिए। ए आपकी संकर या हाइब्रिड किस्म है, किसकी? आपकी आम की, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न भैया, आम्रपाली वैरायटी ऑफ मैंगो इज अ हाइब्रिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आम की आम्रपाली प्रजाति किसका संकरण है? अभी हाल पढ़ के आए थे, नीलम दशहरी, दशहरी नीलम, नीलम सिंधु या रत्ना मलिका। बताओ जल्दी से भैया, जो आपकी आम्रपाली किसका क्रॉस है? बताओ जल्दी से। इतनी मॉर्निंग क्लास भैया, मॉर्निंग अच्छा समय होता है भाई। बी बिल्कुल सही। दशहरी और नीलम का क्रॉस आम्रपाली, और नीलम और दशहरी मल्लिका। नीलम और दशहरी किसका क्रॉस है भैया? मल्लिका बनाएगा, मल्लिका का क्रॉस। ठीक है, मल्लिका किस्म, ये भी IARI द्वारा डेवलप की गई थी, है ना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया विंड ब्रेक इंस्टॉल्ड इन द गार्डन। बगीचे वायु अवरोधी लगाए जाते हैं दक्षिण पश्चिम की ओर, पश्चिम उत्तर की ओर, उत्तर पूरब की ओर, या आपके दक्षिण की पूरब दक्षिण की ओर, साउथ ईस्ट। बताओ जल्दी से, विंड ब्रेक किस साइड लगाते हैं? A, B, C या फिर D। बगीचे जो वायु अवरोधी या पट्टियां लगाई जाती हैं वो किस दिशा में लगाई जाती हैं? आप लोगों से कभी कभार एक क्वेश्चन, एक पॉलिटी वाला क्वेश्चन है वैसे, ये पूछा जाता है कि रोड से या शहरी क्षेत्र से पोल्ट्री जो, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो 300 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कभी कभार। 5B अमित कुमार कर रहे हैं आंसर, 5B बिल्कुल सही है। पश्चिम उत्तर की ओर, है ना, नॉर्थ वेस्ट, है ना, क्योंकि जो हमारी हवाएं आती है वो दक्षिण से और उत्तर से आती हैं, है ना ज्यादातर, या फिर कहें पश्चिम और एक कहें, सॉरी बच्चों, ज्यादातर जो हवाएं हैं हमारी पश्चिम और उत्तर से आती हैं, पश्चिम और उत्तर से आती हैं। तो उनको रोकने के लिए हम नॉर्थ वेस्ट में क्या लगाते हैं? विंड ब्रेक लगाते हैं। और एक कारण और है बच्चों नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि सूर्य कहां से जाता है? ईस्ट से आपका वेस्ट की ओर जाता है ना, आपका उत्तर से आपका पश्चिम की ओर जाता है, तो दक्षिण से होते हुए जाता है, तो दक्षिण से होते हुए जाता है, तो इस कारण से आपको प्रॉपर सनलाइट पौधों को मिल सके, इसलिए हम जो है विंड ब्रेक या वायु अवरोधी पट्टियां जो है पश्चिम उत्तर की ओर या नॉर्थ वेस्ट की ओर हम लगाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, इज देयर सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग इन सिट्रस ऑर्चर्ड? नींबू वंश के बागों में सफल सह फसल है आंवला, करौंदा, पपाया या गुआवा। तो बच्चे एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके जो फल वृक्ष होते हैं उनमें इंटरक्रॉप वाली फसल वो ली जाती है जो कम अवधि की होती है। क्या होती है बच्चों? कम अवधि की जो है फसल हो उसे इंटरक्रॉप के रूप में लिया जाता है। तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C या फिर D? नींबू वंश के बागों या नींबू वर्गीय जो बाग होते हैं उनमें आप किसका प्रयोग करेंगे इंटर या सह फसल के रूप में? देखो पपाया आंसर आ गया, बिल्कुल सही भैया, पपाया का यूज किया जाता है। ज्यादातर आपसे पूछेगा ना ऑर्चर्ड में कि भाई ऑर्चर्ड में आपको इंटरक्रॉप लगाना है, सह फसल लगानी है, तो आपको रिकमेंडेड है पपाया। कम अवधि की है, 2-3 साल में आप उसको हटा भी सकते हो, तो इसको मैंगो ऑर्चर्ड में, सभी ऑर्चर्ड में लगभग लगाया जा सकता है इंटरक्रॉप के रूप में। कौन सी? आपकी पपीता को, पपाया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर आपका है 7, खजूर के प्रवर्धन के तरीके हैं। मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डेट पाम एज इट आर ऑफसेट, टिश्यू कल्चर, सकर्स या A और B? तो
दोनों, बूथ ए एंड बी। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। भैया सेशन को शेयर कर दो। राजस्थान, चाहे राजस्थान वाले हो, चाहे मध्य प्रदेश वाले हो, चाहे उत्तर प्रदेश वाले हो, चाहे आईबीपीएस एएफओ वाले हो, यह सेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में चल रहा है। तो भैया सेशन को शेयर कर दें और भैया अच्छे से तैयारी करें। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर हम क्लियर करा देते हैं। एक चीज और बच्चों कि इस बार जो आपका एजीटीए का पेपर आया आउट ऑफ सिलेबस रहा, मैं खुद मानता हूँ ये चीज, और मैंने जहां तक देखा, मैंने बच्चों को प्रूफ नहीं दिया है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि 50, मैंने 51 प्लस कह दिया था, लेकिन 50 क्वेश्चन एक्यूरेटली 50 क्वेश्चन जो है आए हुए हैं हमारे टेस्ट सीरीज से प्लस नोट्स से। ठीक है, इसमें नेक्स्ट ईयर एजीटीए में जो टेस्ट सीरीज रहेगी ना, इस बार पैटर्न पता चल गया, क्योंकि किसी के पास पैटर्न नहीं था। तो अब से आपके जो टीए की या एजीटीए या आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं यूपी की, जैसे आपका शुगर कैन सुपरवाइजर, जो कि 2026 में 2200 पद तो आपके एजीटीए के और 900 के लगभग पद आपके शुगर कैन सुपरवाइजर के या गन्ना पर्यवेक्षक के आने वाले हैं। तो उसके लिए भी तैयारी बढ़िया से स्टार्ट कराने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। अभी एक महीना या फिर कहें आपके अगस्त या पैट का पेपर हो जाए। अभी बच्चे पीईटी में बिजी हैं और अभी लोग आप लोग पीईटी की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। पीईटी का पेपर हो जाएगा, उसके बाद जो एक्चुअल लेवल आ रहा है ना, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, उसी लेवल के प्रश्न आपको आपके कराए जाएंगे यूट्यूब पर सेट पेपर में, और आपको पूरा सिलेबस हर एक तरह से आपका कवरेज किया जाएगा। और इस बार देखो, इस बार तो ये पता है मुझे कि 25 प्लस, जो मेरा मतलब कि एक इंस्टीट्यूट था ऑफलाइन में ऑनलाइन में, जो मेरी शुरुआत थी फर्स्ट ईयर, 25 प्लस सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से पक्का है कि हो रहे हैं। ठीक है, और आगे जो वैकेंसी है कोशिश ये करेंगे कि जितनी वैकेंसी है उससे 50% सिलेक्शन हम कराएं, कोशिश एक रहेगी हमारी। तो भैया डी आंसर लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन डी लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए भैया। यहाँ पर प्रवर्धन ऑफशूट का भी यूज करते हैं और उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर का भी प्रयोग किया जाता है। किसमें? आपका खजूर में, प्रोपगेशन या फिर कहें आपके प्रवर्धन के लिए। सकर्स का प्रयोग कहां पर किया जाता है? बनाना में, है ना। केले में हम किसका यूज करते हैं? सकर्स का यूज करते हैं प्रवर्धन के लिए। हाँ, आउट ऑफ पैटर्न था। फिर भी मैंने देखो बच्चों बहुत कोशिश की, करीबन संकल्प में मैंने इतने सारे क्वेश्चन बना के दे दिए थे, करीबन 10 से 15,000 क्वेश्चन मैंने संकल्प के बना के दे दिए थे। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज करवा दी थी, सेट पेपर करवा दिए थे। 5,000 क्वेश्चन करीबन या 4,000 क्वेश्चन आपके जो है ब्रह्मास्त्र के करवा दिए थे। लगभग 2-2.5 ये कहें 20,000 क्वेश्चन, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 25 नहीं कह रहा, 20,000 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। हाँ, छोटे टॉपिक से करंट पूछ लिया। इस बार कुछ नहीं छोड़ने वाले, ज्यादा तो फोकस करंट पर ही रहेगा। खोद कर लाएंगे, मैगजीन्स पे जितना पड़ा हुआ है, जहां कुछ भी जितना पड़ा हुआ है ना, आईसीआर थोड़ा सा भी देता है तो वो क्वेश्चन भी हम आपको लोगों को करवाएंगे। इस बार हम अच्छे से एग्रीकल्चर को कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है आपका, ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पर्वतों पर फल वृक्ष लगाने का उपयुक्त ढंग है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वे टू प्लांट फ्रूट ट्री ऑन माउंटेन्स? वर्गाकार, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल या कंटूर? तो भैया आपने पर्वत देख लिया, क्या हो गया भैया मोंटी जयंत जी? बुरा हुआ, सभी के साथ पेपर सबका बिगड़ा है बच्चों।
पेपर सबका बिगड़ा है एजीटीए का, ये मत सोचना। डी बिल्कुल सही, कंटूर का या समोच्च का। ठीक है, आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हो तो कंटूर वर्निंग या कंटूर का यूज करोगे, ठीक, समोच्च का। अगला क्वेश्चन, फालसा का व्यवसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है? वाई विच मेथड इज कॉमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ फालसा डन? बीज द्वारा, कटिंग द्वारा, बडिंग या ग्राफ्टिंग? किसके द्वारा होता है बताइए भैया। फालसा का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ए, बी, सी या डी? बी भैया, कटिंग द्वारा तो नहीं होता भाई, फालसा का प्रवर्धन कटिंग द्वारा तो नहीं होता है। किसके द्वारा होता है भाई? और कुछ लोग तो दावा ऐसे कर रहे हैं बच्चों कि पूरा पेपर, मैं तो कोई फोन नहीं कर रहा कि मेरे से इतना आया, लेकिन कुछ लोग ऐसे दावा कर रहे हैं कि पूरा पेपर हमने फंसा के दिया है, जबकि शॉर्ट नोट्स थे, उन लोगों के शॉर्ट नोट्स थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ज्यादातर बच्चों ने परचेस भी किया था, शॉर्ट नोट्स थे, है ना। यहां पर राइट आंसर जो होगा बच्चों, वो होगा आपका बीज, सीड, है ना। क्या होगा बच्चों? सीड होगा। फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किसी भी विधि द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? बीज द्वारा। बताए, ठीक है। आगे कुछ फसलों के प्रवर्धन के मेथड दिए गए हैं, जैसे भैया एप्पल है, एप्पल सेब में आपका विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग स्टूलिंग यूज होता है। सोशल मीडिया पे सबको पता है भैया, 70 या ऐसे ही कुछ 68 नंबर का दावा किया जा रहा है कि 68 क्वेश्चन हमारे उससे आए हैं, है ना। कोई भी भैया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी नहीं कह पा रहे हैं कि हमारे से आए, क्योंकि पूरा पैटर्न अलग गया है। अपन लोग तैयार करते रहे सिलेबस और वो ले गए आउट ऑफ सिलेबस, है ना। नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। पीच एंड प्लम की बात करें तो टी वर्डिंग, पियर एंड एप्रिकोट की बात करें तो टोंग और विप ग्राफ्टिंग यूज होता है। एवोकेडो में लेयरिंग एंड टी वर्डिंग यूज होता है। कस्टर्ड एप्पल में टी वर्डिंग, एनार्चिंग और ऑफशूट यूज होता है। ग्रेप में आपका हार्डवुड स्टेम कटिंग यूज होता है। गुआवा में स्टूलिंग, एनार्चिंग और एयर लेयरिंग होता है। लीची में एयर लेयरिंग यूज होता है। पोमग्रेनेट में हार्डवुड स्टेम और एयर लेयरिंग यूज होता है। जैक फ्रूट, लोक्वर्ट, सपोता में एनार्चिंग यूज होता है। टी एंड केस्यू नट में सॉफ्टवुड कटिंग यूज होता है। डेट पाम में ऑफशूट यूज होता है। पर्सिमोन में क्राउन ग्राफ्टिंग और स्वीट ऑरेंज में आपका टी बडिंग और पैच बडिंग हमारा प्रोपगेशन यूज होता है। समझ गए अमित कुमार जी आप। मैं अपने इंस्टीट्यूट के हाईएस्ट नंबर बताना चाहूंगा, 63। एक लड़के के आए हैं 63 नंबर, 63 काट पीट के 63 नंबर जो है हमारे इंस्टीट्यूट से एक लड़के के बन रहे हैं, ये 63 मार्क्स, 63। मेरा खुद यही बन रहा है, यही मार्क्स मेरा बन रहा है, 63। मैंने भी पेपर दिया था, 63 मार्क्स मेरे भी बन रहे हैं, और ये मेरे स्टूडेंट के भी यही बन रहे हैं, ऑफलाइन का स्टूडेंट है वो भी, है ना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्कॉर्बिक एसिड की अधिकतम मात्रा वाला फल है? विच फ्रूट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्कॉर्बिक एसिड? लाइम, लेमन, आंवला या जामुन? बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी, डी? क्या होगा राइट आंसर? एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? हाईएस्ट एस्कॉर्बिक एसिड
लाइम, लाइम में तो नहीं होगा अमित जी, लाइम में तो नहीं होगा। स्कॉर्बिक एसिड से नहीं जानते हो? विटामिन सी, विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आंवला में। बिल्कुल सही पुनीत जी, पुनीत जी सही आंसर कर रहे हैं, है ना। तो आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है बच्चों? आंवला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? आंवला में। अब भैया आपके लाइम लेमन में कौन सा पाया जाता है? तो लाइम लेमन में पाया जाता है बच्चों साइट्रिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड और किसमें पाया जाता है? तो भैया आपका गुआवा में पाया जाता है, गुआवा में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है, पाइन एप्पल में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? गुआवा, टोमेटो, पाइनएप्पल। और सबसे ज्यादा जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना वो बर्बेडो चेरी में होता है, ठीक। आगे बात करें, एक और एसिड पाया जाता है बच्चों, मैलिक एसिड, है ना। कौन सा बच्चों? मैलिक एसिड। हाँ, बर्बेडो चेरी भी होता है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर आंवला सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्राफ्टिंग में पौधों का निचला जड़ सहित भाग कहलाता है। इन ग्राफ्टिंग द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द रूट्स इज कॉल्ड, आपका रूट स्टॉक, सिजन या उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है, सही उत्तर बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? जो बच्चे आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये समझो कि यूपीपीएससी तो अच्छा पेपर बनाता है, यूपीपीएससी नहीं बनाता टफ। तो जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने वाला है मेरे यहाँ तक। लेकिन हाँ, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ एलटी ग्रेड में, आपका सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा और इतने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा ना कि जो बीएड, और इसके लिए बीएड प्लस बीएससी दोनों होना जरूरी है, ठीक है। रूट स्टॉक बिल्कुल सही। तो देखो बच्चों, दो चीजें होती हैं आपकी, एक तो होता है रूट स्टॉक, है ना, एक होता है क्या बच्चों? रूट स्टॉक, जो कि आपका जड़ सहित नीचे लगा हुआ होता है। एक होता है अदर प्लांट का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सिजन कहते हैं। ये आपका रूट स्टॉक है और ये आपका क्या है? सिजन है, ठीक। जिसको हमने अलग से या दूसरे प्लांट को जो ग्राफ या फिर कहें ग्राफ्टिंग में हम जोड़ रहे हैं, है ना, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, वो क्या होता है? आपका सिजन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 है, उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई की जाती है। इन नॉर्थ इंडिया ग्रेप्स आर प्रून्ड अक्टूबर में, मार्च में या जनवरी में या जुलाई में। आपका जो ग्रेप्स है इसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग कब की जाती है? बताइए। आपका नॉर्थ इंडिया में ग्रेप्स में ट्रेनिंग प्रूनिंग, ये भैया एएफओ का फेवरेट क्वेश्चन है, करीबन 2-3 बार ये पूछा गया है ना, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अरे भैया विस्तार अधिकारी वाले वो बहुत अटकाए हैं भैया, कोर्ट केस में फंस गई है वो वैकेंसी, विस्तार अधिकारी वाली कोर्ट केस में फंस गई है, तो इस वजह से बड़ी समस्या है उसमें भी, है ना। जुलाई नहीं भैया, जुलाई तो नहीं होगा। नॉर्थ इंडिया भैया दो तरह से प्रोपगेशन होती है, दक्षिण भारत में अलग टाइम पे होती है, उत्तर भारत में अलग टाइम पे होती है। तो भैया दक्षिण भारत में जो होती है
वो तो होती है अक्टूबर में, लेकिन उत्तर भारत में जो होती है वो होती है जनवरी फरवरी में। आपका ग्रेप्स में जो आपकी कटाई छटाई या प्रूनिंग की जाती है, ठीक है, क्या की जाती है बच्चों? प्रूनिंग। तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में की जाती है आपकी लेट विंटर। लेट विंटर का बात करें तो जनवरी फरवरी, है ना। लेट विंटर मतलब जनवरी फरवरी में। और जबकि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया दक्षिण भारत में की जाती है अक्टूबर में। याद रखना ये चीज, क्योंकि ये चीज बार बार, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, 2-3 बार रिपीट हुआ है कि ग्रेप्स में नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में कब प्रूनिंग की जाती है। तो उत्तर भारत में की जाती है जनवरी में, और दक्षिण भारत में की जाती है कब? आपकी जो है अक्टूबर में। क्लियर? इतना क्लियर है? यहां पर ऑप्शन आपका जनवरी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में किस फल की फसल के लिए एक प्रवर्धन तरीका है, तकनीक है? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इज अ प्रोपागेशन टेक्निक फॉर विच फ्रूट क्रॉप इन महाराष्ट्र। एपिकोटाइल मतलब बीज से प्रवर्धन। एपिकोटाइल मतलब बीज से प्रवर्धन। हाँ, मैं यूपी में करूंगा भाई। वो कोर्ट केस पता नहीं कितने दिन तक अटका रहेगा, है ना। मैंगो बिल्कुल सही। आम में आपका महाराष्ट्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है, लोकॉट का वानस्पतिक नाम, द बॉटेनिकल नेम ऑफ लोकॉट। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं बच्चों, इजी क्वेश्चन। क्या है बच्चों? इरियोबोट्राया जैपोनिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरियोबोट्रिया जैपोनिका। इरियोबोट्राया जैपोनिका। लोकॉट का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? इरियोबोट्राया जैपोनिका। इरियोबोट्राया जैपोनिका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, आम का खाने योग्य भाग है, व्हाट इज द इडियल पार्ट ऑफ मैंगो? पेरिकार्प, फलावरण, एपिकार्प, बही आवरण, एंडोकार्प, अंतःफल भित्ति, मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति। एक चीज बच्चों आप लोग ज्यादातर याद, मतलब ये कहें याद करने का एक तरीका है कि भाई जिसका फल प्रकार ड्रुप होगा, जिसका फल प्रकार ड्रुप होगा उसका एडिबल पार्ट मीसोकार्प होगा। याद रखना, मीजोकार्प। तो भाई आम का फल प्रकार क्या होता है? ड्रुप होता है, इस वजह से इसका एडिबल पार्ट क्या होगा? मध्य फल वित्ती या मीजोकार्प। ज्यादातर का बोला है, सभी का नहीं बोला है मैंने। ज्यादातर का जो बोला है वो यही होता है, मीजोकार्प। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंगूर का वैज्ञानिक नाम, द बॉट साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप इज बीटा वैक्स नेंगुडो, वाइटिस वाइनिफेरा, प्रूनस डोल्सिस या जुगलेंस रेजिया। तो भैया बिटिस विनिफेरा, है ना, बिटिस विनिफेरा। ऑप्शन बी वाइटिस वेनिफेरा यहां पर जो है आपका ग्रेप का साइंटिफिक नेम होता है, बिटिस विनिफेरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, केला निम्न के माध्यम से प्रभावित होता है, बनाना इज प्रोपागेटेड थ्रू। किसके द्वारा बनाना में या केले में प्रवर्धन होता है? ऑप्शन ए बीज द्वारा, ऑप्शन बी अंतःभूस्तरी या धनकंद द्वारा, कलम या बांधना या लेयरिंग या दाब लगाना। अंतःभूस्तरी मतलब सकर्स या राइजोम। तो सबको पता है कि राइजोम या सकर द्वारा प्रवर्धन होता है। मैंने लगभग 90 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, 90 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 68 या 69 समथिंग सही थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मीठी नारंगी का या मीठे संतरा का वानस्पतिक नाम क्या है? व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ स्वीट ऑरेंज? साइट्रस एटिकुलाटा, साइट्रस ओरेंटिफोलिया, साइट्रस साइनेंसिस या साइट्रस मैक्सिमा? क्या होगा स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक? देखो, सा से स्वीट, सा से सिनेंसिस, सा से स्वीट, सा से सिनेंसिस, तो भैया स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस, है ना, सिट्रस साइनेंसिस। साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? सिट्रस साइनेंसिस। ना तो ए है ना ही बी है, यहां पर आंसर क्या है बच्चों? सी है ना, सिट्रस सिनेंसिस। सिट्रस है स्वीट, स्वीट ऑरेंज का होता है। साइट्रस रेटिकुलाटा जो होता है मंदारिन का होता है। किसका होता है? मंदारिन का होता है। मंदारिन, मंदारिन जिसे ऑरेंज या संतरा भी कहते हैं, मंदारिन का होता है। सिट्रस ओरेंटिफोलिया जो होता है बच्चों एसिड लाइम का होता है। किसका होता है बच्चों? एसिड लाइम का होता है, ठीक है। और साइट्रस मैक्सिमा जो होता है ये होता है आपका प्यूमेलो का। किसका होता है बच्चों? प्यूमेलो का। प्यूमेलो का सिट्रस क्या होता है? साइट्रस मैक्सिमा, है ना, क्लियर है? साइट्रस मैक्सिमा किसका होता है? प्यूमेलो का होता है। इतना क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, खजूर का वानस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ डेट पाम डन बाय, अभी हाल पड़े थे किसके द्वारा? देखो ऑफशूट्स का तो यूज होता ही है, साथ में किसका यूज करोगे आप? सकर्स का, ठीक, सकर्स से भी होता है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन, पोमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो भैया पोमोलॉजी, इसमें देखो हमने बताया था कि लॉजी शब्द जिसके अंत में हो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, लेकिन पोमोलॉजी यहां पर क्या हो जाता है? अपवाद। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में सकर्स इसलिए लगा बच्चों क्योंकि ना तो इनमें से कोई था और ना ही देखो रनर था, ना ही मतलब कि ये कहीं ऑप्शन में नहीं थे, इस वजह से हमें सकल लगाना पड़ा। यदि आपका वहां पर आपका ऑफशूट होता तो वहां पर आप ऑफशूट लगाते और सकर्स छोड़ देते, ठीक है। तो यहां पर बात करें बच्चों तो पोमोलॉजी शब्द किस भाषा? दो लैटिन ग्रीक, कैसा है बच्चों? लैटिन ग्रीक शब्द है। कौन सा आपका? पोमोलॉजी। लैटिन शब्द कौन सा है बच्चों? पोमम। और लॉजी कैसा है बच्चों? ग्रीक शब्द है। तो लैटिन ग्रीक दो शब्दों से या दो भाषाओं से मिलकर बना है आपका पोमोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लीची में प्रवर्धन, प्रोपागेशन मेथड इन लीची। लीची में प्रवर्धन विधि है। व्हाट इज द प्रोपागेशन मेथड इन लीची? एनार्चिंग, एयर लेयरिंग, एकल पत्ती काटना या फॉर्किड बडिंग? सबको पता है एयर लेयरिंग, गूटी यूज किया जाता है। एयर लेयरिंग या गूटी का उपयोग किया जाता है लीची में। किसका यूज किया जाता है बच्चों? एयर लेयरिंग या गूटी का प्रयोग किया जाता है। मार्कोटेज भी कभी कभार लिख दिया जाता है एयर लेयरिंग को, है ना। तो यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेयरिंग इज नॉन एज ए स्टूलिंग? निम्नलिखित में से लेयरिंग की किस विधि को स्टूलिंग के रूप में जाना जाता है? अब मैं देखो लेयरिंग के सारे मेथड बताने वाला हूं इस 22 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। माउंट लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, एयर लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग। पहले तो ये समझो बच्चों कि लेयरिंग होता क्या है। तो लेयरिंग क्या होता है कि जब आपका तना, क्या हो बच्चों? जब आपका तना पौधे से अटैच हो, मतलब प्लांट से अटैच हो और उसमें जड़ों का विकास कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेयरिंग कहते हैं। तो बच्चों यहां पर लेयरिंग, तो भैया माउंड, टीला लेयरिंग को हम या फिर कहें जो आपका स्टूलिंग होता है उसे माउंड लेयरिंग के रूप में भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं बच्चों? माउंड लेयरिंग के रूप में जानते हैं। तो यहां पर हम लेयरिंग के मेथड पढ़ेंगे। तो लेयरिंग हमने बताया कि जब आपका तना
लेयरिंग हमने बताया कि जब आपका तना पौधे से अटैच हो या पौधे से जुड़ा हो और उसमें किसी माध्यम से जड़ों का विकास कर दिया जाए, किसी भी माध्यम से जड़ों का विकास कर दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? लेयरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? लेयरिंग कहेंगे। तो लेयरिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स ऑन ए स्टेम व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। लेयरिंग तने पर जड़ों का विकास है जबकि यह अभी भी मूल पौधे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। क्या है बच्चों? मूल पौधे से जुड़ा हुआ है। The rooted stem is then detached to become a new plant growing on its own roots. Thus, rooted stem is known as a layer. जब देखो बच्चों उसको अटैच, मतलब ये कहें जो अटैच प्लांट था, जब उसमें रूट डेवलपमेंट हो गए या जब जड़ें विकसित हो गई तो उसको अलग करके अलग से कहीं लगाना लेयरिंग कहलाता है। ठीक है, तो फिर जड़ वाले तने को अलग कर दिया जाता है ताकि वह अपनी जड़ों पर उगने वाला एक नया पौधा बन जाए। इस प्रकार जड़युक्त तने को परत के रूप में या लेयर के रूप में जाना जाता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चों? आगे बात करें, सबसे पहली लेयरिंग सिंपल लेयरिंग। अब देखो, सिंपल लेयरिंग का सीधा मतलब है कि पौधे से तना अटैच है, आपने मोड़ा, जमीन में दबा दिया बस, और एक छोर आपको क्या करना है? बाहर निकालना है। इसमें जो टिप वाला या फिर कहें जो तने का लास्ट वाला पार्ट है या फिर कहें जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या करना है? अलग कर देना है ना, या फिर कहें बाहर। तो आपने क्या किया कि नॉर्मली ये पौधे से एक तने को बेंड किया, हल्का मिट्टी में दबाया, और जो आपका किनारे वाला हिस्सा था, जो बाहर वाला या फिर कहें टिप वाला पोर्शन था, जो आपका ऊपर वाला पोर्शन, उसको बाहर निकाल दिया। तो जब इसमें जड़ों का विकास हो जाएगा, जब इसमें जड़ों का विकास हो जाएगा तो यहां से कट करके इसको अलग से पौधे के रूप में हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे या पौधे को लगा देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? आपका सिंपल लेयरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सिंपल लेयरिंग कहलाएगा। ठीक, अगला है सिंपल लेयरिंग या टोंग लेयरिंग के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इसकी बात करें तो देखिए बच्चों, in this method a branch is bent to the ground and some portion of it is covered by soil leaving the terminal end of the branch exposed। मतलब जो टर्मिनल या ऊपरी भाग होता है तने का, उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। Root initiation take place at the buried portion. After root initiation, after allowing sufficient time, the layer is separate from the mother plant while cutting the layered shoot guava and jasmine। सबसे ज्यादा जो सिंपल लेयरिंग यूज होती है ना बच्चों, वो गुआवा में यूज की जाती है। किस में यूज की जाती है? गुआवा में, अमरूद में, है ना। तो देखिए, इस विधि में एक शाखा को जमीन पर झुका दिया जाता है और उसके कुछ हिस्से को मिट्टी में से ढक दिया जाता है, जिससे शाखा का अंतिम भाग खुला रह जाता है। जड़ का बनना दबे हुए भाग पर होता है। जड़ निकालने के बाद यानी पर्याप्त समय देने के बाद परतदार अंकुर को काटकर लेयर को मूल पौधे से अलग किया जाता है, जैसे आपका अमरूद और आपका चमेली में होता है। ठीक है, तो ये होगी बच्चों आपकी सिंपल लेयरिंग, है ना। अब इसके बाद आगे बात करें बच्चों, माउंड लेयरिंग या फिर कहें स्टूलिंग। तो भैया ऐसे पौधे जिनमें आपके ग्राउंड लेवल से ही मल्टी स्टेम आ जाते हैं। मल्टी स्टेम मतलब बहुत सारे तने आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे पौधों में प्रवर्धन के लिए या फिर कहें लेयरिंग कैसे करते हैं, तो आपकी जो मुख्य तना है या फिर कहें जहां पर बहुत सारी ब्रांचेस बन रहे हैं, बहुत सारे तने बन रहे हैं, तो उस जगह तक हम क्या कर देते हैं? मिट्टी चढ़ा देते हैं। अब देखो ये स्टूल जैसा बन रहा है, एक टीला बना दिया, माउंड क्या कहोगे? टीला को, टीले को ही हम माउंड कहते हैं। तो एक हमने टीला बना दिया, माउंड बना दिया, तो यहां पर हमने इसे मिट्टी से ढक दिया। और जब यहां पर हमारी रूट्स डेवलप हो जाएंगी या जब यहां पर तने में हमारी क्या बन जाएंगी? जड़ें बन जाएंगी, तो इसको हम काट के अलग करके अलग लगा लेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? माउंड लेयरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? माउंड लेयरिंग कहेंगे। देखो पिक्चर से क्लियर होता जा रहा है ये सब। तो देखो, in this method a plant
is cut back to the ground during the dormant season and soil is covered at the base of newly developing shoot. After the allowing sufficient time for root initiation, the rooted shoots are separated and take as a individual layer. इस विधि में सुप्त मौसम के दौरान एक पौधे को वापस जमीन पर काट दिया जाता है और नए विकसित हो रहे अंकुरों के आधार पर मिट्टी ढक दी जाती है। जड़ निर्माण के लिए पर्याप्त समय देने के बाद जड़ वाले अंकुरों को अलग कर दिया जाता है और अलग अलग परतों के रूप में या लेयर के रूप में ले लिया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो कंपाउंड लेयरिंग या सर्पेंटाइन लेयरिंग। अब भैया कंपाउंड लेयरिंग या सर्पेंटाइन लेयरिंग में क्या होता है कि सॉरी यहां पर जो है सर्पेंटाइन लेयरिंग सर्पिलाकार होता है भाई, ये नहीं होता। ये जो है स्ट्रक्चर गलत लग गया है, ये फोटो गलत लग गई है, फोटो क्या हो गई है, गलत लग गई, पिक्चर गलत लग गई है। सर्पेंटाइन लेयरिंग में क्या होता है कि इस पिक्चर से समझो तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से आपने यहाँ फिर मिट्टी में दबाया, फिर खोला, फिर मिट्टी में दबाया, फिर खोला, इस तरीके से आप जो है पौधों को या फिर कहें जो बेल वाली पौधे होते हैं या फिर कहें जो जिनकी जो तने होते हैं वो मुलायम होते हैं, उनमें ये की जाती है सर्पेंटाइन लेयरिंग। ठीक है, किसमें की जाती है, जिनका तना क्या होता है, मुलायम होता है। तो इसमें हमारे जो सर्पिलाकार क्या करते हैं, पहले हमने मिट्टी में दबाया, फिर ऊपर छोड़ दिया, फिर मिट्टी में दबाया, फिर छोड़ दिया, फिर मिट्टी में दबाया, फिर छोड़ दिया। तो इसमें जो है तना क्या होता है, लचीला होता है और इसमें तने की लंबाई ज्यादा होती है। तो इसमें आपका जो है सर्पिलाकार सर्पेंटाइन लेयरिंग के रूप में से जाना जाता है। इसे हम सर्पीन या यौगिक या कंपाउंड लेयरिंग भी कह सकते हैं। मतलब कंपाउंड इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पौधे एक ही बार में हम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग की बात करें तो कंपाउंड लेयरिंग इज द सेम एज सिंपल लेयरिंग एक्सेप्ट दैट द ब्रांच इज अल्टरनेटिवली कवर्ड एंड एक्सपोज अलोंग द लेंथ। हमने बताया था ना अल्टरनेटिवली, मतलब एक बार आपने दबाया फिर ऊपर कर दिया, फिर दबाया फिर आपके तने को बाहर कर दिया। तो इस तरह से अल्टरनेटिव वे में या फिर कहें आपका जो है एकांतर जो रूप से क्या कहते हैं, दबाते हैं और ऊपर एक्सपोज करते हैं। ठीक, द ब्रांच for compound layering must be long one so that it can be layered at different places and branches. This method can be followed easily for creepers या फिर जो आपके रेंगने वाले पौधे होते हैं जिनकी जो तना होता है वो लंबा होता है, उनमें ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे आपका गुआवा हो गया। कंपाउंड लेयरिंग साधारण लेयरिंग के समान ही है, सिवाय इसके कि शाखा वैकल्पिक रूप से लंबाई के साथ ढकी और उजागर होती है या फिर ढकी जाती है और बाहर निकालते हैं। ठीक है, कंपाउंड लेयरिंग के लिए शाखा लंबी होनी चाहिए ताकि विभिन्न स्थानों और शाखाओं पर इसकी लेयरिंग की जा सके। लताओं के लिए यह विधि आसानी से अपनाई जा सकती है, जैसे आपका अमरूद हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर आपका है आगे है आपका एयर लेयरिंग या गूटी या मार्कोटेज। क्या है बच्चों, एयर लेयरिंग, गूटी या मार्कोटेज की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जब पौधा हवा में ही लटका है, मान के चलो ये तना लगा है, इसमें आपने क्या किया, इसकी छाल को गोलाकार या फिर रिंग से आप रिंग के रूप में आपने छाल को निकाला, इसमें स्फैग्नम मॉस या फिर कहे कुछ रूटिंग हार्मोन जो रूट्स को बढ़ावा देते हैं वो लगा दिए और उसको बंद कर दिया। तो उससे होगा क्या बच्चों, उससे ये होगा कि आपकी जैसे ही जड़ विकसित हो जाएगी तो जड़ को आप क्या कर लोगे, अलग कर लोगे, जड़ सहित आप पौधे को अलग करोगे। तो ये हवा में किया जाता है, या जब आपका मतलब ये कहे तना हवा में होता है तो ये हवा में किया, इसलिए इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, आपका एयर लेयरिंग कहा जाता है। एयर लेयरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एयर लेयरिंग, है ना। क्या किया कहा जाता है, एयर लेयरिंग कहा जाता है। ठीक, तो एयर लेयरिंग देखिए, गूटी देखिए, तो गूटी में हमने क्या करेंगे बच्चों, इन एयर लेयरिंग roots appear on aerial shoot. The rooting medium will be tied to the shoots for getting root initiation. The best rooting
medium for air layering is sphagnum moss as it hold large amount of water so as to supply moisture to the layered shoot till proper root initiation take place. pomegranate, lychee and guava. तो भैया एयर लेयरिंग की बात करें तो एयर लेयरिंग में हमने बताया कि इसमें आपको एक स्फैग्नम मॉस या फिर रूटिंग मीडियम को या रूटिंग माध्यम को हम यूज करते हैं जो जड़ को विकसित करते हैं। एयर लेयरिंग में जड़ें हवाई टहनियों पर दिखाई देती हैं। जड़ आरंभ करने के लिए रूटिंग माध्यम को टहनियों से बांधा जाता है। एयर लेयरिंग के लिए सबसे अच्छा रूटिंग माध्यम स्फैग्नम मॉस है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में पानी होता है ताकि उचित जड़ बनने तक लेयर्ड शूट को नमी की आपूर्ति की जा सके, जैसे अनार, लीची, अमरूद, इसमें आपकी एयर लेयरिंग की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, Which of the following is the commercial method of propagation of rubber? रबर में व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है टी बडिंग, ऑप्शन बी फॉरकेट बडिंग, ऑप्शन सी हार्डवुड स्टेम कटिंग, ऑप्शन डी है सॉफ्टवुड कटिंग। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चों आपका जो रबर है इसमें फॉरकेट बडिंग का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चों? फॉरकेट बडिंग का यूज किया जाता है। आगे बात करें फॉरकेट बडिंग की, तो फॉरकेट बडिंग में अब देखो ये यहां पर आ गया, ये वहां का जो चित्र था यहां आ गया। फॉरकेट बडिंग में हम क्या करते हैं कि एक पाई के आकार, जैसे आपका मान के चलो ये तना है तो इसमें पाई आकार का क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे और यहाँ पर एक बड चिपका देंगे, जैसे हम क्या कहते हैं फॉरकेट बडिंग। तो देखिए इन दिस मेथड द सीजन इज इंसर्टेड इनटू द रूट स्टॉक ऑफ द शेप ऑफ pie, then this forked patch is pulled downward to insert the bud. इस विधि में इस कोन को आकृति जो पाई के आकार रूट स्टॉक में डाला जाता है, फिर कली को डालने के लिए इस फॉरकेट पैच को नीचे की ओर खींचा जाता है, जिससे आपकी कली जो है बंद हो जाती है या फिर कहीं आराम से आपकी चिपक जाती है। फिर आपका टी बडिंग, तो इसमें आपको बताया है कि टी आकार का कट लगाया जाता है। ये जो है थोड़े से स्ट्रक्चर या चित्र गलत लग गए हैं बच्चों, सॉरी बच्चों, ये चित्र गलत लग गए हैं इसमें। तो इसमें आपका जो तना होता है ना, तो उसमें आपका इस तरीके से टी आकार का कट लगाया जाता है और इसको खोला जाता है और बड लगा के इसको क्या कर दिया जाता है, आपका बंद कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो देखिए इन दिस मेथड द बड इज इंसर्टेड इनटू द टी शेप्ड इंसर्शन इन द ओरिजिनल प्लांट्स रूट स्टॉक। इस विधि में मूल पौधे के रूट स्टॉक या मूल वृत्त में टी आकार की प्रविष्टि कली में डाली जाती है। आगे देखिए प्रोपगेशन मेथड, जैसे एप्पल में हमने बताया था बिप एंड टोंग ग्राफ्टिंग यूज होता है, पीच एंड प्लम में टी बडिंग यूज होता है, पियर एप्रिकॉट में टोंग एंड बिप ग्राफ्टिंग यूज होता है, एवोकैडो में लेयरिंग एंड टी बडिंग यूज होता है, कस्टर्ड एप्पल में टी बडिंग, एनार्चिंग और ऑफशूट यूज होता है। ठीक है, ग्रेप में आपका हार्डवुड स्टेम कटिंग यूज होता है, गुआवा में स्टूलिंग, एनार्चिंग और एयर लेयरिंग, लीची में एयर लेयरिंग, पोमग्रेनेट में हार्डवुड स्टेम कटिंग, एयर लेयरिंग यूज होता है, जैक फ्रूट, लोकॉट और सपोता में एनार्चिंग ग्राफ्टिंग, टी एंड केसीनट में सॉफ्टवुड कटिंग, डेट पाम में ऑफशूट, पार्सिमोन में क्राउन ग्राफ्टिंग और आपका स्वीट ऑरेंज में टी बडिंग और पैच बडिंग यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैप्रिफिकेशन इज डन। कैप्रिफिकेशन किस में किया जाता है, किस फल में किया जाता है? तो भैया कैप्रिफिकेशन जो होता है, जो आपकी बाष्प होती है या फिर कहें उसके द्वारा जो है आर्टिफिशियल रूप से पॉलिनेशन किया जाता है। किसमें? आपका अंजीर में या फिग में किया जाता है। कैप्रिफिकेशन किसमें किया जाता है बच्चों? फिग में किया जाता है। तो भैया कैप्रिफिकेशन होता क्या है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है। क्या होता है बच्चों? कृत्रिम परागण होता है। क्या होता है? कृत्रिम परागण। तो देखिए कैप्रिफिकेशन इज द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ऑफ फिग दैट यूजुअली bear only pistillate flower by hanging male flowering branch of the capri fig in the tree to facilitate pollen transfer via fig wasp। फिग वास्प द्वारा पोलन ट्रांसफर कर सके। देखिए कैप्रिफिकेशन अंजीर का कृत्रिम परागण, जिसमें आमतौर पर अंजीर ततैया द्वारा पराग स्थानांतरण की सुविधा के लिए पेड़ों में कैप्री फिग की नर फूलों वाली शाखाओं को लटकाकर केवल पिस्टलेट फूल धारण करता है, जो कि पिस्टलेट फूल धारण करता है उसको तक पहुंचाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर।
हैन एंड चिकन डिजीज किस कारण से होती है? तो सबको पता है किससे होती है, ग्रेप्स में होती है, अंगूर में, आम में, या लीची में, या केला में। और किस कारण से होती है? तो भैया हैन एंड चिकन डिजीज तो होती है भैया बोरॉन की कमी से, बोरॉन की कमी से या बोरॉन डेफिशिएंसी से होती है। किसमें होती है? ग्रेप्स में होती है। किसमें होती है बच्चों? ग्रेप्स में या अंगूर में होती है। कौन सी? आपकी हैन एंड चिकन डिसीज। ठीक, आगे देखिए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसकी कमी, जैसे मैंगो में ब्लैक टिप होता है, बोरॉन की कमी से होता है। सिट्रस में आपका एक्जेंथिमा होता है, कॉपर की कमी से होता है। गुआवा में ब्रोनेजिंग होती है, जिंक की कमी से। ग्रेप में हैन एंड चिकन डिजीज होती है, बोरॉन की कमी से। लीची में आपका लिटिल लीफ होता है, जिंक की कमी से। आंवला में फ्रूट नेक्रोसिस होता है, बोरॉन की कमी से। एप्पल में, सेब में बिटर पिट या क्रैकिंग होता है, कैल्शियम की कमी से। टी में टी येलो डिजीज होती है, सल्फर की कमी से। और आपका कोकोनट में क्राउन चोकिंग होता है, बोरॉन की कमी से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना, और इससे लगभग आपके एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, एएफओ को देने जा रहे हो तो एक क्वेश्चन पक्का आ जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों के इसी तरह से सपोर्ट बना रहे, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और आप लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो सारा कुछ लाइव क्लासेस हर एक एग्जाम के लिए, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, प्लस ई बुक, या फिर कहें हमारे नोट्स अवेलेबल है, प्लस टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट विजन एग्री एकेडमी पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारा एप्लीकेशन जो कि विजन एग्री एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर और आपके जो है एप्पल स्टोर या फिर कहें आपके मैकबुक पर भी चल सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कल सुबह 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों। सेशन को अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।